Hello everyone. Today we will discuss about globalization. In last video we have started economic reforms and we have discussed about two components of economic reforms. First liberalization. Liberalization में हमने स्टडी किया कि किस तरह से गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को की ग्रोथ के लिए सभी लाइसेंसिंग और रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया। एंड सेकेंड कंपोनेंट था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में हमने स्टडी किया कि गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर दी। वो किया किस तरीके से? फर्स्ट तो कि विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप को विड्रॉल कर लिया। और दूसरा था सेल ऑफ एसेट्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस टू प्राइवेट इंटरप्रेन्योर। गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपनी एसेट्स को प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स को सेल कर दिया, जिसे डिसइन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। उसी पार्ट को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका और इसमें पढ़ रहे हैं आज ग्लोबलाइजेशन। फर्स्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इसमें क्या किया जाता है कि अपनी नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है। इंटीग्रेट किया कैसे जाएगा कि जितने भी बैरियर्स हैं ट्रेड पर और कैपिटल के मूवमेंट पर, सभी बैरियर्स को या रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया जाता है। एंड अब आते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट होता क्या है। इसमें फंडामेंटल डील्स विद द फ्लोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन किसके साथ डील करता है? फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ कमोडिटीज़ एंड फ्री फ्लो ऑफ पीपल। मीन्स इसमें क्या होता है कि आइडियाज़ का फ्री फ्लो होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी आप देखते हैं कि जो इंडिया है वो वेस्टर्न वेस्टर्न आइडिया को बहुत अपनाता है, वैसे ही दूसरी कंट्रीज़ भी क्या करती हैं, इंडिया के आइडियाज़ को अपनाती हैं। वैसे ही कैपिटल का क्या होता है कि कैपिटल का फ्री फ्लो है। मीन्स अब ऐसा नहीं है कि जो हमारा रुपया है वो सिर्फ हमारी कंट्री में है, वो दूसरी कंट्री में भी इजीली जा सकता है। कमोडिटीज़ तो आप देखते हैं कि जैसे चाइना के प्रोडक्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, वैसे ही हमारी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट भी दूसरी कंट्री में जाते हैं। तो मतलब कि फ्री फ्लो है कमोडिटीज़ का। एंड पीपल भी का भी फ्री फ्लो है। मीन्स ऐसा नहीं है कि अब ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा कि इन सब का फ्री फ्लो होगा। मीन्स जो पीपल है वो दूसरी कंट्री में भी वर्क कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए एक बॉर्डर बना दिया गया है कि वो वहीं पे काम करेगा। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन। इससे क्या होगा कि जो कनेक्शन है, जो इंटरकनेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। मीन्स एक कंट्री लिमिटेड नहीं रहेगी, वो बाकी कंट्री के साथ भी कनेक्टेड हो जाएगी। नेक्स्ट जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। मल्टी डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि इसमें जो ग्लोबलाइजेशन है वो ये बताता है कि इसका किसी एक कंट्री की इकोनॉमी पर, पॉलिटी पर और कल्चर पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। नाउ एम पर आते हैं कि इस ग्लोबलाइजेशन का एम क्या था। फर्स्ट है टू ट्रांसफर द वर्ल्ड टूवर्ड्स ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन। इससे क्या होगा कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है या फिर कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी, बल्कि इंटरडिपेंडेंसी डेवलप होगी, इंटरडिपेंडेंट हो जाएगी एंड इंटीग्रेट हो जाएगी। एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट हो जाएगी, इंटीग्रेट हो जाएगी। नेक्स्ट है टू क्रिएट अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। इससे होगा क्या कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड छोटा हो जाएगा। मतलब कि जब फ्री फ्लो आइडिया होंगे, फ्री फ्लो कैपिटल है, फ्री फ्लो कमोडिटीज़ है, फ्री फ्लो पीपल है, तो बॉर्डर है ही नहीं, कहीं पर भी आओ कहीं पर से भी जाओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये इसके मेन एम थे। नाउ इससे होगा क्या, फर्स्ट है चेंजेस मेड बाय द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। चेंजेस क्या किए गए इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन के द्वारा। फर्स्ट है इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या किया गया कि जो इक्विटी लिमिट्स थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, FDI की, उसको इंक्रीज कर दिया गया। पहले ये 40% के अराउंड थी, अब उसको 51%
कर दिया गया, यानी कि अब 51% तक आपकी जो फॉरेन इक्विटी है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो इजीली हो सकता है ऑटोमेटिक परमिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्या किया गया इसी में जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है, एग्रीमेंट्स है, ऑटोमेटिक परमिशन इज प्रोवाइडेड इन हाई प्रायोरिटीज इंडस्ट्रीज। हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज की एक लिस्ट तैयार की गई और उसमें ये बोला गया कि आप एक लिमिट तक, उसमें ऑटोमेटिक परमिशन थी कि आपको कहीं से अप्रूवल नहीं लेना, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, इससे क्या होगा, इससे टेक्नोलॉजी इन्हांस होगी, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन आएगा। ठीक है, तो ये इसका मेन चेंजेस था। फर्स्ट है डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी। दूसरा क्या किया गया, जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे 1991 में, जब उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इनिशिएटिव लिया, तो उन्होंने ये बोला कि अब इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है उसको डिवैल्यूएट कर दीजिए। वैल्यू डिवैल्यूएट करने से क्या होगा, और डिवैल्यूएट किया भी गया। जुलाई 1991 में जो इंडियन रुपये है उसकी वैल्यू को 20% डिवैल्यूएट कर दिया गया। 20% डिवैल्यूएट करने से क्या होगा कि इससे एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे, इंपोर्ट डिस्करेज होंगे एंड रेज द इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। और जो फॉरेन कैपिटल है वो हमारे पास ज़्यादा आएगी, क्योंकि जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, हमारे पास फॉरेन कैपिटल में रिसिप्ट्स आएंगी, वो हम अर्न करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या किया गया, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपया। देखिए, कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर देना। मीन्स अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होंगे वो इजीली कन्वर्ट है, आप इजीली उसमें क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। पार्शियल कन्वर्ट कर दिया गया इंडियन रुपए को। इससे क्या हुआ, देखिए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो इजीली हो सकती हैं, आप इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं। एंड पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या किया गया, रेमिटेंसेस टू मीट फैमिली एक्सपेंसिव। इट इज़ कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। इसको पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी क्यों बोला गया, पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं किया गया, बिकॉज इट डज नॉट कवर कैपिटल ट्रांजेक्शन। इसमें कैपिटल ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड नहीं किया गया, इसमें सिर्फ जो गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा था उसी को इंक्लूड किया गया था। ओके, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। एक क्या अपनाया गया कि लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी को अपनाया गया। इससे क्या होगा, अंडर दिस पॉलिसी ऑल रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव्ड, ओपन कॉम्पिटिशन इज एनकरेज। इसमें जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे फॉरेन ट्रेड पर उसको सबको रिमूव कर दिया गया और ओपन कॉम्पिटिशन को एनकरेज किया गया। नेक्स्ट क्या किया गया, रिडक्शन इन टैरिफ्स। जो भी टैरिफ्स थे उन पे जितना भी रिडक्शंस था उसको रिमूव कर दिया गया। एंड विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो थे उनको भी विड्रॉल कर लिया गया। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि क्वांटिटी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, मीन्स अगर आप एक लिमिटेड प्रोडक्ट की लिमिटेड क्वांटिटी मंगाते हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा अगर इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। ओके, तो ये चेंजेस थे जो इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन के द्वारा बनाए गए। नेक्स्ट है, इसी का एक चेंजेस था आउटसोर्सिंग। देखिए, आउटसोर्सिंग क्या होती है, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है हायरिंग बिजनेस सर्विस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। हम क्या करते हैं कि बिजनेस सर्विस हायर कर देते हैं फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड से, उसको बोला जाता है आउटसोर्सिंग। इससे क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट आउटकम है ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या होगा कि जो कंट्री जिस में स्पेशलाइज है, जिस सर्विस में स्पेशलाइज है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से उसके लिए उसको हायर कर लेंगे। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आउटसोर्सिंग एक कॉन्ट्रैक्टिंग होती है आउट ऑफ सम इट्स एक्टिविटी टू अ थर्ड पार्टी विच वर अर्लियर परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया है, इंडिया क्या है कि इंडिया हैज़ बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग फॉर मोस्ट ऑफ द MNCs। क्यों है फेवरेबल, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर है
अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन इंडिया, जो इंडिया में लेबर है वो चीप रेट पर मिल जाता है एंड उसको वेज रेट आपको कम पे करनी होती है। दूसरा सेकंड क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, जो इंडिया है उसके पास स्किल्ड मैन पावर है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हैं कि आउटसोर्सिंग से क्या हुआ, यानी कि ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, जो आपकी आईटी इंडस्ट्री है वो एकदम बूम पर चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि जो अदर कंट्रीज़ हैं उन कंट्रियों ने क्या किया, हायर किया कॉल सेंटर के लिए, जो पीपल्स थे, जो इंडिया के वर्कर्स थे, उनको हायर किया कॉल सेंटर के लिए। जिससे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो वर्कर हैं यानी कि जो लेबर है उसको एक तो वेज रेट कम देना होगा और दूसरा स्किल्ड लेबर मिल गए। इसीलिए आप देखते हैं कि जो मतलब कि कॉल सेंटर की जॉब है वो नाइट की भी होती है, क्योंकि जब हमारे यहाँ नाइट होती है तो वहाँ पर दिन होता है। तो इसलिए वो क्या करती हैं, आउटसोर्सिंग में क्या किया जाता है, आउटसोर्सिंग में जो कंट्री मतलब कि स्किल्ड होती है या फिर जो स्पेशलाइज्ड होती है उसकी सर्विसेज को हायर कर लिया जाता है। दूसरी कंट्री जब हायर करती है उसको बोला जाता है आउटसोर्सिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पहले हम समझ लेते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिप्लेस किया है गेट के प्लेस पर। यानी कि WTO से पहले गेट था जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। गेट को इस्टेब्लिश किया गया, गेट की फुल फॉर्म है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसको इस्टेब्लिश किया गया 1948 में विद 23 कंट्रीज़। इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ थी वो 23 थी। ये करता क्या था, गेट जो था ऑल एडमिनिस्टर ऑफ ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कंट्रीज़। यानी कि जितनी भी कंट्रीज इंटरनेशनल मार्केट में हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता था। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, इसके प्लेस पर WTO को इस्टेब्लिश किया गया है। WTO कब आया, 1 जनवरी 1995। प्रेजेंट में इसकी 164 मेंबर कंट्रीज हैं। WTO एग्रीमेंट कवर ट्रेड इन गुड्स एंड एज वेल एज सर्विसेज। जो WTO एग्रीमेंट है वो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज में भी सर्विसेज का भी ट्रेड करता है। ओके, हाँ, प्रेजेंट में इसकी 164 कंट्रीज हैं जो क्या करती हैं, जो भी WTO के अंडर जो रूल्स एंड पॉलिसीज को फ्रेम किया गया है उसको वो एडोप्ट करती हैं, उसको वो मानती हैं। नेक्स्ट है इसकी फंक्शंस क्या हैं, WTO क्या क्या काम करता है। WTO टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बोथ बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड। बायलैटरल ट्रेड का मतलब होता है कि ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज। अगर ट्रेड 2 कंट्री के बीच में हो रहा है इसको बोलते हैं बायलैटरल, एंड अगर 2 से ज़्यादा हैं, मोर देन 2 कंट्रीज, इज नोन एज मल्टीलेटरल ट्रेड। तो जो WTO है वो फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ्स एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर, जिसमें आपके टैरिफ बैरियर्स को और नॉन टैरिफ बैरियर। जो टैरिफ बैरियर्स होते हैं वो तो आप जानते हैं कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाए जाते हैं ड्यूटीज़, लेकिन जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं उनको बोला जाता है कोई कोटा फिक्स कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है टू इस्टेब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम। ये क्या करता है कि एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम को इस्टेब्लिश करता है। मीन्स कोई भी कंट्री अपने आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती, अपने मनमाने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती ट्रेड पर। तो एक रूल बना दिया है, उसको ही फॉलो करना होगा। नेक्स्ट, टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज। ये प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज को एनलार्ज करता है, बढ़ाता है। एंड और क्या करता है, टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। और रिमूवल ट्रेड डिस्प्यूट्स, जो भी ट्रेड में डिस्प्यूट्स हैं, सपोज करिए 2 कंट्री हैं, वो ये कह रही हैं कि मैं इसका करूँगा ट्रेड, मैं ये, उसमें जो ट्रेड के डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजोल्व कौन करता है, WTO। एंड इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, ये हेल्प करता है किसी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने में। तो ये है इसकी फंक्शंस WTO की। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर एक कॉइन है कि उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। तो ग्लोबलाइजेशन की कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव भी पड़ेंगे और कुछ नेगेटिव भी। पॉजिटिव क्या होगा कि ग्लोबल मार्केट एक्सेस हो जाएगा,
जो ग्लोबल मार्केट है वो बड़ा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा उसका साइज। टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाएगा। एंड बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, better future prospect for large industries of developing countries। ओके, इसके अगेंस्ट क्या होंगे ग्लोबलाइजेशन के डिमेरिट्स क्या होंगी? इससे क्या होगा कि बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्रू मोर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा, उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और क्या हो सकता है नेक्स्ट, मतलब कि जो ग्लोबलाइजेशन कॉम्प्रोमाइज द वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज। जो ग्लोबलाइजेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है पुअर कंट्रीज और रिच कंट्री में। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस यानी कि ग्लोबलाइजेशन के डिमेरिट्स भी होंगे। ओके, आपका ये ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तीनों ही कंपोनेंट्स को पढ़ लिया है, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।